खींचते हैं, ये ज्यादा प्रेशर ले जाएगा। दूसरी चीज ये होती है कि आजकल या तो आईआईटी में जाए, मेडिकल में जाए, इसमें जाए, कुछ प्रोफेशंस हाई चार्मिंग या ऐसे छांट लिए हैं कि ये हो तो ठीक है, अदरवाइज बात नहीं है। एक आर्टिस्ट है क्या वो कम है, एक कलाकार है वो कम है, एक ह्यूमैनिटीज में कोई अच्छा एक्सेल करे वो क्या कम है? उसके लिए भी उतने ही ऊंचे स्कोप हैं जाने के लिए, लेकिन सिलेक्टेड फ्यू को छांट लिया गया है और उधर ही फोकस है। तो मारामारी तो उधर ही होगी, फिर मारामारी होगी तो पिसेगा कौन? बच्चा ही पिसेगा उसमें। पेरेंट्स ये मानते हैं कि उन्होंने एक या दो प्रोफेशन देखे हैं, दो प्रोफेशन वो चाहते हैं उसी में बच्चा जाए। जबकि स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी मेरे ख्याल से आजकल हर जगह पे काउंसलिंग की जाती है, बच्चों की करियर के बारे में बताया जाता है, मास मीडिया में, कम्युनिकेशन में, किसी भी कंप्यूटर साइंस में, एनिमेशन में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, इतने सारे फील्ड्स उनको बताए जाते हैं कि इनमें भी बच्चा एक्सेल कर सकता है। आजकल तो ओपनिंग्स इतनी ज्यादा है, जिसके अंदर स्किल है वो बच्चा हर जगह एक्सेल कर सकता है। वो अनएम्प्लॉयड रह ही नहीं सकता अगर आप स्किलफुल हैं तो। बिल्कुल, अच्छी नॉलेज है, बच्चों को बताने की बातें हैं, पेरेंट्स को समझाने की बातें हैं कि वो बच्चों को बताएं कि ये सब चीजें भी हैं जो कर सकते हैं बच्चे। बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है, बहुत जरूरी। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है और पेरेंट्स ही एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं, यू शुड गो इन दिस, वो अच्छा नहीं है। इसमें हम ऐसे ले कि हम क्यों नहीं उस बच्चे को कहते यू आर एन इंडिविजुअल, तू एक अकेला है, अपने आप में है, अपने आप में निहित है, तेरी अपना पोटेंशियल है, तेरी अपनी पर्सनालिटी है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पेरेंट्स ही यहाँ उस बच्चे से अच्छा एक स्टेटस बना लिया कि बैठे हैं, किटी पार्टी हो रही है या कुछ हो रहा है। वैसे इन चीजों को हम खत्म भी करें तो भी एक ही चीज आती है ना कि पेरेंट्स जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों में, है ना, कि वो एकदम से उन्होंने ये देख लिया कि हमको अपने बच्चों को, और आपको नहीं लगता कि एक स्टेटस सिंबल बना के रखा है? क्योंकि आप लोग भी पेरेंट्स हैं, आप लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, आप टीचर हैं, कुछ भी है, एक साइड में आप भी पेरेंट्स हैं ना। आप लोगों का भी मन करता होगा ना कि हाँ मेरा बच्चे के जो मार्क्स हैं कि मेरी फ्रेंड के बच्चे के ज्यादा हैं। क्या ये चीज होती है? हर माँ बाप में ये इच्छा तो होती है, लेकिन इतना समझदार माँ बाप को बनना पड़ेगा कि मेरे बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है। तो वही है कि एज अ मदर, एज अ पेरेंट मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को, अगर मेरे बच्चे में 40% की क्षमता है तो मैं उससे 40 ही एक्सपेक्ट करूं, वरना मैं भी परेशान हूँ और बच्चा भी परेशान है। और बच्चे को बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए। वही परेशान किया जाता है ना, वो अनवांटेड प्रेशर उनके ऊपर डाला जाता है कि तुझे ये करना है, तुझे ये बनना है और करना ही है। तो इसी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, इसी वजह से बच्चे एग्जाम नहीं लिखना चाहते, इसी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेंटल इलनेस हो जाती है उनकी। और इवन कहते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ विशियस सर्कल, कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वही रीजंस हैं और फिर वही दोबारा घूमकर उसी के कॉन्सिक्वेंसेज बनते हैं, फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है, फिर वो दोबारा वही प्रॉब्लम बन जाती है। एट लास्ट प्रॉब्लम तो वही है ना कि वो मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। जो आपने अभी कंपैरिजन की बात की कि जब हम किसी दो इंसान की तुलना कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वो साइकोलॉजी में तो हम कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों यूनिक हैं, तुलना नहीं हो सकती, और हम उसी को काउंटर करते हैं। जब इंडिविजुअल बोल दिया तो इंडिविजुअल मतलब वो अकेला है, यूनिक है, तो कहां से उसको तुम लेकर आ रहे हो? तो साक्षी, मैं समझती हूँ कि हम पेरेंट्स स्वयं समझे, हम बाकी पेरेंट्स को समझाएं। क्यों ना हम मैडम से ये सलाह दें कि पेरेंट्स टीचर्स मीट जो होती है उसमें उन पेरेंट्स को ये समझाया जाए कि आपके बच्चे का पोटेंशियल ये है और आपका बच्चा इस लायक है। दैट कैन बी अ सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन से पहले मैं यहाँ पर इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको डिस्कस करना चाहूंगी कि इस प्रॉब्लम के कारण से और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। जैसे मैंने बोला ये विशियस सर्कल है, तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्विटेशन दे देता है ये, कि डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ हार्म की बात, देखिए कितने ज्यादा आत्महत्या करते हैं, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, ड्रॉप आउट्स कितना पढ़ना नहीं चाहते और गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है वो भी कनेक्टेड हो जाते हैं, क्राइम रेट जो इंक्रीज होता है वो भी कहीं, वो सब इसी से ही होता है, क्योंकि ये उम्र बहुत ही डेलिकेट होती है। इस उम्र में बच्चे को ये नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, सभी तरफ कहीं भी चला जाता है, क्योंकि बच्चे को जो आसान तरीका लगता है अपनी प्रॉब्लम को छुपाने के, वो अपना लेता है। मोरओवर सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा इंसान, बच्चा जो है बड़ा होके पता नहीं कितना कंट्रीब्यूट करता सोसाइटी को, और उसको हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इस कारण से उसको रास्ते से भटका दिया, और वो कितना डैमेज भी कर सकता है, उसको पहचाना ही नहीं। बिल्कुल, जो ये क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो कहते हैं ना कि जैसे भी बात करते हैं कि ये जितनी गलत आदतों के जो शिकार होते हैं, ये ड्रग अब्यूज की होगी या कुछ भी होगा, वही लोग सबसे ज्यादा होते हैं जो क्राइम रेट में इन्वॉल्वमेंट, उनका इन्वॉल्वमेंट में
मिलेगा वहाँ, वही लोग सबसे ज्यादा यही लोग होते हैं, क्योंकि इनकी वहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन है, वहाँ कहीं बैलेंस, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, उनको कहीं ना कहीं पर तो निकालनी है ना। एक रिवेंजफुल भी बन जाता है कि साहब मेरे साथ मेरे समाज में मेरे पेरेंट्स ने ये किया, और वो कहता है कि साहब अब मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, या तो ऐसे करता था अब ऐसे करूंगा। समाज मुझसे क्या मांग रहा है, क्या अनरियलिस्टिक डिमांड्स है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स, बच्चे इतने डेलिकेट होते हैं और वो समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स की डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं, और इन डिमांड्स को हम कहेंगे अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं। तो इन अनरियलिस्टिक डिमांड्स का लेवल क्यों ना पेरेंट्स पहचाने, क्यों हम उससे उम्मीद कर रहे हैं जिसमें पोटेंशियल नहीं है, जिसमें एक डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का नहीं पोटेंशियल है, और हम उससे ही उम्मीद किए हुए हैं। बच्चा उम्मीद नहीं के हिसाब से नहीं उतर रहा खरा, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें कोई कमी है, उसको डांटेंगे, लताड़ेंगे बच्चे को, और बच्चा खुद ही फिर अपना कोई तरीका अपनाकर इधर उधर हो जाएगा। अगर ऐसा हम कोई केस सोच कर चले कि बच्चे को ऐसा बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर हो चुका है स्टडीज के कारण या एग्जाम प्रेशर के कारण, किसी भी चीज से, उसके बाद उसके पेरेंट्स अब समझ चुके हैं कि हाँ हमारी गलती से हुआ है, और वो अब रेडी है उस चीज को ठीक करने के लिए, पर बच्चा अगर डिप्रेशन में जा चुका है तो उस बच्चे के साथ कैसे डील किया जा सकता है? उस बच्चे को सबसे पहली चीज तो ये है कि स्कूल में जो उनके काउंसलर्स हैं आजकल हमारे स्कूल में, तो वो काउंसलर सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जाने और पहचान ले, और फिर वो कन्वे करे उनके पेरेंट्स को, और उनके पेरेंट्स को फिर वो उनको जरूरत के हिसाब से, पेरेंट्स रेडी ठीक करना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्रिपेयर करना। आप जैसे साइकोलॉजी के आप अध्यापक है, तभी मैं आपसे ये चीज जानने, हाँ जी बताइए। मैं ये जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि जो आपने केस प्रेजेंट किया यहाँ पे हाइपोथेटिकल, मैं ऐसे 2 केस हैंडल कर चुका हूँ। मैं आपसे इसीलिए ये बात, मैं 2 केस हैंडल कर चुका हूँ, और ये जो बच्चे हैं जिनकी बात कर रही हो, 9th तक 8th तक पेरेंट्स के गाइडेंस में बच्चा चलेगा। जब 9th में आता है उस वक्त थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करना शुरू करता है, और 11th में जाके मैडम एग्री करेंगे कि बच्चा अपने दिखा देता है कि आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, हार्मोनल चेंजेस ये स्टेज आती है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनता है। उस वक्त एक बच्चा यहीं का रोहतक का मेरे पास था, और ऐसे ऐसे कहीं एक्सपेक्टेशन और सारा जाके बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, सब कुछ घूम खाम के मेरे पास आए। मैं जो आपका जो पॉइंट है उस पर बहुत लंबा ना करके मैं संक्षेप में पेरेंट्स के लिए कहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सबसे बढ़िया इलाज पेरेंट्स घर में ही कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बाहर आपको टाइम भी लगेगा, कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, आदमी सही जगह पहुंचे नहीं पहुंचे। बेहतर जगह ये है कि आप किसी काउंसलर के पास जाएं, जैसे मैडम ने कहा, आपको जरूरत लगती है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, यदि दवा की जरूरत है तो। जब वो थोड़ा सा बाहर आ जाए, इंटरेक्शन के लेवल पे आए, पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि वो उसकी बात सुने, कॉन्फिडेंस में लें, ट्रस्ट में लाएं, उसका साथी वो क्या कहता है उसकी सुने, उसके वक्त दें, उसकी सुन के और रास्ता निकालें कि ये अकेला पेरेंट्स फैसला नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। बच्चे के साथ मिलके तय करें और उसको ट्रस्ट में लेके आगे चलें। आपने अभी यहाँ पर बोला ना कि बच्चे को वक्त दें, एक प्रॉब्लम ये भी, एक कारण इसका ये भी है ना कि बच्चों को पेरेंट्स जो है वो नहीं, हमने जो स्टडी की है उसमें जो निकल कर आए रिजल्ट्स, जो हमने पहले अपनी फिल्म में भी बताए हैं कि पाकिस्तान में जो एवरेज वेट है जो बैग्स का, उसका जो लोड है वो इतना है कि 6 kg है, और ये बात एक एलीट क्लास की है। ये बात ये नहीं है कि एक जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं, वैसा नहीं है। एलीट क्लास जो अच्छे से जानते हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि मेंटल प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बच्चे सेल्फ हार्म कर रहे हैं, इतने ज्यादा सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, फिर भी उन्हीं की क्लासेस में इतनी ज्यादा चीजें हैं। इसका क्या कारण है? उसका कारण सबसे बड़ा ये कि वही समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट से बेस्ट मैक्सिमम पैसा लगाकर अच्छे स्कूल में भेज दिया, फिर उसको आफ्टरनून में, क्योंकि वो घर पर नहीं है, अगर घर पे है तो भी वो अपने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो सोच रहे हैं शायद पैसे से कंपनसेट कर सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो वो अच्छे से पैसा लगा करके उसकी कोचिंग, शाम को आया उसको ट्यूशन भेज दिया, बच्चे को होमवर्क कराया, उसके बाद उसके पास ट्रैवलिंग में इतना समय निकल गया, उसके पास इतना समय ही नहीं वो खुद को टटोले। ये तो बहुत दूर की बात है, उस खुद को टटोलेगा बच्चा, बहुत दूर की बात, बैग टटोलना तो बहुत ही आगे है मैम, वो खुद को ही नहीं टटोल पाया, अपने साथ ही नहीं ढूंढ पाया, माँ जो उसका साथ दे पाए वो नहीं उसको मिल पाई, उसने अपनी बात किसको कही? फिर उसके बाद साक्षी, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मुझे लगती है कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। वही जो हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं कि उसमें डिजीजेस इतनी ज्यादा भी इसीलिए ना बच्चों में आज के टाइम पे कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं तो उसके दोस्त नहीं बनते, कोई खेलेगा किसके साथ, सीखेगा किसके साथ, वो कहता लाइफ स्किल, बिहेवियरल स्किल भी नहीं डेवलप होती। बच्चा कहता है मैं खेलना चाहता हूँ, कोई है ही नहीं, सब बच्चे टीवी देखते हैं, बाहर कोई आता ही नहीं है, बाहर से बाहर कोई आने वाला नहीं है, तो इस कम्युनिटी गेम्स बिल्कुल खत्म हो गए। इस समस्या को हम
वीडियो गेम, कंप्यूटर्स, उन्होंने ले लिया इसकी जगह मोबाइल वो भी नया नया इंडिविजुअलाइज कर दिया है बिल्कुल, और बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाते हैं बच्चे, शेयरिंग बिल्कुल नहीं है, शेयरिंग नहीं, इन सब चीजों से शेयरिंग बिल्कुल नहीं होती। और एक और चीज है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हम बात कर रहे हैं, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, मैडम तो रोज रोज प्रॉब्लम इसको देखती होंगी, हैंडल करती होंगी, कितना परेशाानी होती होगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको अगले 5-7 साल में दिखने शुरू होंगे, अभी नहीं दिख रहे हमें। इसके जो भयानक परिणाम है, आज एकेडमिक स्ट्रेस की बात कर रहे हो, इसके साथ ये और क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, और उसके ये प्रॉब्लम्स यदि इसको हमने सही तरीके से नहीं हैंडल किया, चाहे पेरेंट्स लें, पॉलिसी प्लानर्स लें, चाहे आप और हम एकेडमिशियन लें और बच्चे खुद लें, ये मिलके कोई रास्ता हमें कुछ निकालें कि हमारा ग्रोथ जो है वो हेल्दी ग्रोथ की तरफ जाए, स्वस्थ उसकी तरफ जाए। बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, मैं भी सॉल्यूशंस पे ही हमारा जो लास्ट, देखिए प्रॉब्लम का यही होता है, हम यही डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम क्या, और अंत में बहुत जरूरी है कि उस परेशानी को खत्म किस तरीके से किया जाए। स्कूल लेवल की मैं बात करूं, क्योंकि मैंने आपसे ही शुरुआत की थी कि दिक्कत जो है, आप मुझे बताइए ऐसे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि इस मेंटल प्रेशर को खत्म करना तो चलिए छोड़िए, थोड़ा सा कम भी हो सके, बहुत बेहतर होगा। यदि कम किया जाए तो बहुत बेहतर तो भी बहुत, भाई खत्म करना तो बात की बात है, कम भी हो जाए। जी मैम। साक्षी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चे का कैलिबर जानना चाहिए, उसमें क्या पोटेंशियल है वो देखना चाहिए, और रिजेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि बच्चे ने नहीं किया तो तू मेरे लायक नहीं है, या तू इस लायक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें सिंपैथी, चाहे उसने अच्छा किया चाहे बुरा किया है, सिंपैथी फ्रॉम द फ्रेंड्स, फ्रॉम पेरेंट्स, उनके जो भी नेबर्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, सबसे उसको सिंपैथी मिलनी चाहिए। इट मींस सोसाइटी और पेरेंट्स सबको आगे आके एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस बच्चे की। ये नहीं कि तो इज गुड फॉर नथिंग, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है वो इज गुड फॉर नथिंग। हर किसी में किसी ना किसी तरह की कोई स्किल, कुछ ना कुछ काबिलियत रहती है, उस काबिलियत को पहचाने और उसको आगे लेके आए, उसको आगे लेके आए, उसको बढ़ावा दें कि नहीं बेटा, अच्छा मैथ्स में 0 मार्क्स, कोई बात नहीं, देखो इंग्लिश में आपके कितने बढ़िया आए हैं, अगली बार आ जाए, इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स, वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम आपके और भी बढ़िया आएंगे। अगर सिर्फ मार्क्स पर ही देखते हैं तो वो इस तरह से देखिए ना, उसके जिसमें ज्यादा है उसको अप्रिशिएट तो कीजिए। एक आज ही मैं रिपोर्ट कार्ड्स देख रही थी, मैंने बच्चों के देखे, एक बच्चे के इंग्लिश में कम है, या किसी के साइंस में बहुत बढ़िया है, किसी के मैथमेटिक्स में, जिसमें बढ़िया उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। पेरेंट्स उसको देखते हैं जहाँ पे कम है, इसमें कम क्यों आ गई, जबकि उसको उनको दिखाया जा रहा है कि जहाँ अच्छे हैं वहां देखो ना बच्चे ने कितना अच्छा किया, कि जब आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो, इसका मतलब इसमें भी अच्छा कर सकते हो। ये कंपैरिजन करो बच्चे, नहीं रहता, आपकी ये स्किल बढ़िया है तो ये भी अच्छी हो सकती है बेटा, ट्राई अगेन। हम नेगेटिव से इस पे भी ध्यान रखो, अब इसका ध्यान दिया जाए। हाँ, उसके बारे में भी मतलब डांटने से जरूरी है, उसे समझाना। सबसे बढ़िया ये काउंसलिंग वाला जो प्रोसेस है वो सबसे बढ़िया है, बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए जैसा है। मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा था इसी की बात, मैडम की बात को सप्लीमेंट करते हुए कि ये सही है, पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चा तीनों मिले, सोसाइटी मिले, सिस्टम की भी हम बात कर लें कि सिस्टम भी हमें बेहतर बनाना चाहिए। हमें एक्चुअली यदि हम इस बात पे जोर दें कि बच्चे में पोटेंशियल क्या है, कौन सी चीज सबसे बढ़िया है, उसका इंटरेस्ट क्या है, यदि हम इनको निकाल के और इसका कोई मैकेनिज्म हमारे पास हो कि उधर ले जाएं तो वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है और हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगी कि सीबीएसई ने अभी स्कूल्स में एक इम्प्लीमेंट किया है ग्लोबल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो क्लास 10th के बाद होता है। 10th में उनका वो देख लेते हैं कि क्या कैलिबर है, इसी समय जरूरी होता है, इसी समय बहुत जरूरी है, क्लास 11 का ही एक डिसाइसिव मोमेंट होता है, और उस टाइम पे वो करियर टेस्ट जो बच्चे लेते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या एप्टीट्यूड है इसका।